Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Let's get started, beginning with the 81st question of the environment and ecology. As you know, we have already covered 80 questions in our previous video. If you have not visited that, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding environment and ecology. And friends, I have already covered that political questions, history questions, economic questions and geography question. If you have not visited that, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus and exam. Let's get started, beginning with the 81st question. 81वां क्वेश्चन देखते हैं. And this video would remain in Hindi and English language. क्वेश्चन है, with reference to the Great Indian Bustard, which of the following statements are correct? Great Indian Bustard के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स हैबिटेट. हैबिटेट होता है, मान लो जहाँ पे कोई रहता है, जैसे आप अपने घर पे रहते हो, ये आपका हैबिटेट है. इट्स हैबिटेट रेंज फ्रॉम एरिड. एरिड होता है सूखा, सेमी एरिड, और ग्रासलैंड टू दी ओपन थ्रोनी स्क्रब. जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, सेमी एरिड ग्रासलैंड बोलते हैं, उनसे जो खुले जो कांटेदार स्क्रब्स झाड़ियों के एरिया रहते हैं वहाँ तक रहता है क्या इसका हैबिटेट. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द गुजरात. क्या गुजरात का स्टेट बर्ड है ये. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज़ लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो आप अपना आंसर साथ के साथ अटैम्प्ट करते जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है. गलत करते हो तो कोई बात नहीं है, मैं आपको जब सॉल्यूशन बताऊंगा आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा. और इसका फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ लिस्टेड एज द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट. क्या IUCN रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकल एंडेंजर बताया गया है. आप अपना आंसर बताइए कौन सा करेक्ट है. ए है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट एंड फोर्थ. तो इस अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका ए सॉल्यूशन करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये जो हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एरिड भी होता है, सेमी एरिड ग्रासलैंड है, ओपन थोर्नी स्कर्ब्स भी होते हैं. यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहता है. ये एक बर्ड है. आपको अगर पिक्चर नहीं देखी आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. ये लाइक ए डक जैसा दिखता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान, ना कि गुजरात का नहीं है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है. थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है. इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट में इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका ये हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं. 82nd क्वेश्चन देखते हैं. यूट्रोफिकेशन इज ए सीरीज वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम. यूट्रोफिकेशन एक क्या है, सीरीज है वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द डेड जोन. डेड जोन बनने की ये सीरीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेमेडियल मेजर टू टैकल इट. इसको रेमेडियल मेजर जो इसके क्या हम बचाव कर सकते हैं इसके लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट है बायो मैनिपुलेशन, सेकेंड है एरेशन, थर्ड है इंटरनल लोडिंग, फोर्थ है क्रिएटिंग एनर्जिक जोन. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. यूट्रोफिकेशन को हिंदी में सुपोषण बोलते हैं. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है सेकंड एंड फोर्थ. करेक्ट आंसर इसका बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूँ करेक्ट है. जैसे बायो मैनिपुलेशन होता है डेलिब्रेट अल्टरेशन ऑफ द इकोसिस्टम. आपका इकोसिस्टम के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया. इकोसिस्टम क्या, एक सिस्टम है, मान लो उसको पेड़ पत्ते फूल पौधे, एक फूड चेन है. मान लो शेर खाता है अपने हिरन को, हिरन खाता है घास को खाता है, ये फूड चेन है, और इसी को एक इकोसिस्टम बोलते हैं. और बायो मैनिपुलेशन इज द डेलिब्रेट अल्टरेशन ऑफ द इकोसिस्टम बाय एडिंग और रिमूविंग स्पीसीज. मान लो कोई इकोसिस्टम में वहाँ पे कोई स्पीसीज है नहीं है, कोई प्रजाति नहीं है, पर उसको हम ऐड करते हैं या कम करते हैं, इसको ही बायो मैनिपुलेशन कहते हैं. मैनिपुलेशन होता है चीज़ों को छिपाना होता है, तो मैनिपुलेट करते हैं. बायो में नेचुरल जो होता है, तो हम अपना वहाँ पे कोई
पक्षी पशु ला के रख देते हैं, क्योंकि उस फूड चेन में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए इसको बायो मैनिपुलेशन, स्पेशली प्रीडेटर्स मतलब जो बहुत बड़े शिकारी होते हैं, जैसे आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, यही बड़े प्रीडेटर बोलते हैं। टू द फूड वेब में ये प्रीडेटर होते हैं। इट विल रिस्टोर द इकोसिस्टम बाय ईटिंग एक्सेस algae प्रोड्यूस ड्यू टू एल्गल ब्लूम। मतलब आपका कोई मान लो आपके एनवायरनमेंट में हिरन ज़्यादा हो गए हैं, हिरन को खाने के लिए हम शेर वहाँ पे छोड़ देते हैं, जो उसको ही बायो मैनिपुलेशन बोलते हैं, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो अगर हिरन ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे वेजिटेशन, आपका घास फूल पत्ते पौधे जो शाकाहारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो हर्बीवोरस होता है, हर्ब खाएगा, तो उसको वो ख़त्म कर दिया, वैनिश कर दिया, जिससे इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसको ही बायो मैनिपुलेशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। एरेशन क्या होता है? हवा का पास करवाना। इज एक्सपोज टू द एयर एंड सप्लाइड विद द एयर। मतलब हम जैसे एरेशन बोलते हैं, धरती में हम उसको जुताई करके उसमें एरेशन करते हैं, हवा का पास करते हैं, जिससे क्या होता है? इट इम्प्रूव डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट। मतलब ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा देगा आपका जो इकोसिस्टम में। एंड इट हेल्प्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ द एन यूट्रोफिकेटेड वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? मतलब रिस्टोर करता है यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडी को। यूट्रोफिकेशन जैसे आपके मान लो इकोसिस्टम है, मराइन इकोसिस्टम है आपका, मराइन इकोसिस्टम में फॉस्फेट वगैरह डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? उसमें फॉस्फेट डालने से, जैसे फॉस्फेट वगैरह मिनरल डाल दिया आपने पानी में, तो उससे क्या आपके कोरल रीफ्स वगैरह बन गए, या जिससे इकोसिस्टम आप रिवाइव कर रहे हो और पेड़ पौधों को जो पानी में रह रहे हैं उनको बढ़ा रहे हो वो फॉस्फेट डाल के। पर उससे क्या इफेक्ट होता है? आपकी जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, मान लो वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल था, क्योंकि वो आपके एल्गल ब्लूम या कोरल रीफ वगैरह जो हैं आपके उगेंगे, तो वो ऑक्सीजन वो ख़त्म कर देंगे। उसको यूट्रोफिकेटेड वाटर बॉडी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है ड्यू टू आपका जो आपने मिनरल ऐड किए हैं उसकी वजह से। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ बेनिफिट रखती है तो हमने उसको ग्रो करने के लिए तो ठीक है, इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए फास्फोरस डाल दिया, बट उसके साथ साइड इफेक्ट आते हैं कि उसके अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रहती है वो कम हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। इंटरनल लोडिंग रेफर्स टू द रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस। इंटरनल लोडिंग उसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया पहले एग्जांपल में कि फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन को सेडिमेंट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द यूट्रोफिकेशन। मतलब अगर आपके वाटर बॉडी के नीचे जो तली में फॉस्फोरस या नाइट्रोजन है, उसको सेडिमेंट्स को आप ऊपर ले आते हो, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हो, तो आपका वहाँ पे सब कुछ एल्गली ब्लूम या आपकी जो कोरल रीफ्स वगैरह बढ़ेंगे अच्छे से, पेड़ पत्ते जो वहाँ पे पानी में आपके हैं मैराइन इकोसिस्टम में वो बढ़ जाएंगे। उसको ही आपका इसको ही इंटरनल लोडिंग बोलते हैं। और यूट्रोफिकेशन वही मैंने बताया कि आपको जो प्रोसेस है, आप फॉस्फोरस वगैरह डालते हो जिससे आपको इनको बढ़ाना, दोनों ऐसे ही, और उससे आपके ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि एनोक्सिक जोन इज द जोन विद द लैक ऑफ एडिक्वेट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, इट लीड्स टू द हाइपोक्सिक कंडीशन। वही एनोक्सिक जोन बोलते हैं जिस जोन में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उसको ही लैक ऑफ एडिक्वेट, इट लीड्स टू द हाइपोक्सिक कंडीशन उसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन में, उसको ही एनोक्सिक जोन भी बोलते हैं या हाइपोक्सिक कंडीशन भी बोलते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। यूट्रोफिकेशन मैंने बता ही दिया कि रेट इंक्रीज ऐसे होगा कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी आपके मिनरल्स डालने से, यही यूट्रोफिकेशन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा इससे। और हाइपोक्सिमिया बोलते हैं कई बार, जैसे बीमारी हो गई, कई आदमियों के बुढ़ापे में क्या होता है, कुछ एरिया में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है उसकी नसों में, आर्टरी बोलते हैं नसों को, वेन्स को, तो उसमें क्या है कमी हो जाती है बंदे के ऑक्सीजन लेवल की, या पूरी बॉडी में भी हो सकती है, कभी कोई पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कि आपके हैंड में हो गई। कभी बुजुर्ग के आदमी के पास बैठ के देखना, हैंड उनके सिकुड़ जाएंगे और कई बार नीले पड़ने लगते हैं, उनको ही हाइपोक्सिमिया बोलते हैं, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको अब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। 83rd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन, ये टर्म है बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। मतलब इसके बारे में स्टेटमेंट दिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोल दिया कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन टू द इंडियन ओशियन एवरी 10 to 15 days ड्यूरिंग द मानसून। सेकेंड स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट्स द मानसून एक्टिव और ब्रीक पीरियड।
सी स्टेटमेंट है द एक्टिव फेज ऑफ द BSISO डिमिनिश मानसून विंड्स। डी है इट हैज़ ए लॉन्ग टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इन द मानसून सिस्टम। क्या ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज करता है आपका मानसून का? तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसका सॉल्यूशन बी है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रिसर्चर जो है साइंटिस्ट हैं एट द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये हैदराबाद में है। मतलब क्या है, इंडियन है नेशनल सेंटर लगा लो फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, समुद्र की इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो देता है उसको ही सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे हैदराबाद में है। हैव फाउंड अ बेटर वे टू फोरकास्ट वेव बेस्ड ऑन द बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन। ये है कि बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन ये एक इवेंट होता है और ये हैदराबाद में क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मानसून प्रिडिक्ट करते हैं कि हम मानसून आएंगी, पर मानसून आने से पहले फोरकास्ट होता है कि भाई इतने टाइम पे मानसून आ जाएंगी, 5 मई के पास आ जाएंगी या जून में आएंगी, तो आप साउथ कोस्ट पे आपके हिट कर जाती हैं। तो उससे क्या आदमियों के फसल बोने और उसको बनाने में ईजीनेस होती है और उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, क्योंकि हम क्या एक बार प्रिडिक्ट कर देते हैं पर मानसून प्रिडिक्ट करने से पहले बिल्कुल रियल सिचुएशन अलग रहती है। उसको ही इंप्रूव करने के लिए हैदराबाद में एक सेंटर बना दिया है जिसका इन्फॉर्मेशन ओशियन के बारे में इन्फॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करना है और अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मानसून का क्या हाल रहेगा आगे फ्यूचर में। तो उसको ही बोरियल समर इंटरसीजनल ओसिलेशन के बेस पे ही वो डाटा देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो बोरियल ये टर्म है BSISO इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द इंडियन ओशियन टू द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन रफली एवरी 10 to 15 डेज ड्यूरिंग द मानसून जून टू सितंबर। तो BSISO को कहते हैं इंडियन ओशियन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की वेस्ट साइड जब चला जाता है, रफली 10 से 50 दिन का ड्यूरिंग मानसून जून से सितंबर में एक गैप रहता, उसको ही BSISO बोलते हैं। हीट ट्रांसफ़र होती है इंडियन ओशियन से, आपकी गर्मी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में चली जाती है, इसको ही BSISO बोलते हैं। वो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स द मानसून एक्टिव एंड ब्रेक पीरियड्स इन विच वीक ऑफ द हैवी रेनफॉल गिव मे बी ब्रिलियंट सनशाइन बिफोर द स्टार्टिंग ओवरऑल अगेन। मतलब एक बार मानसून आ गई, फिर उसके बाद आपका 10 से 50 दिन के बीच में बिल्कुल सनशाइन हो जा सकता है, सूर्य बहुत कड़ाके की गर्मी डालने लगेगा, फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट होगी। इसको ही BSISO बोलते हैं, इस टर्म को ही, जो ये फिनोमेना होता है। थर्ड स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। द एक्टिव फेज इनहांस मानसून विंड्स। एक्टिव फेज जो रहेगा तो आपका मानसून ज़्यादा बढ़ेगा, विंड्स होंगे तो। डी है इनकरेक्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ द शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इन द ग्लोबल मानसून सिस्टम। शॉर्ट टर्म क्लाइमेट चेंज आता है इसको, न कि लॉन्ग पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। पेयर दिए हुए हैं, रिजर्व एरिया दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। जैसे ब्लैक बक नेशनल पार्क क्या जैसलमेर में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गल्फ ऑफ खंबात में है, मराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है। तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्लेस पता होनी चाहिए कौन से कहाँ पे है, और ये चीज़ें याद करने की हैं। इसके लिए आप छोटी मोटी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। ए है थर्ड ओनली, आप अपना आंसर मार्क भी करना। सेकंड है सेकंड एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ खंबात। आपको याद रखना ब्लैक बक जैसे चितकारा बोलते हैं, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में है। और गल्फ ऑफ खंबात में आप गुजरात के पास, आपको ये भी देखना कि गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ आपका कच्छ कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको एक बार जाके मैप में ज़रूर देखना। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, मतलब वाइल्ड एस गधे सेंचुरी जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है। आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि गधा तो कच्चे में रहता है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको कि गल्फ ऑफ कच्छ में वाइल्ड लाइफ एस सेंचुरी है। और खंबे पे आपका खंबात है ना, खंबे से याद रख सकते हैं ब्लैक बक चढ़ गया, ब्लैक बक खंबे पे चढ़ गया। तो इससे आप ट्रिक छोटी छोटी बना के आप उन्हें लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। मैराइन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। मैराइन भी आपके गल्फ ऑफ कच्छ में है, वहीं पे वाइल्ड एस है, तो आपको दोनों यहाँ से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85th क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में बात बताई है कि इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी है। फर्स्ट है लाइकन्स। कल मैंने इंडिकेटर इकोसिस्टम के स्पीसीज के बारे में बताया था, आपका जो फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में बताया था कल की वीडियो में, और आपका मेन जो रहता है प्रोमिनेंट स्पीसीज के बारे में भी बताया था। जैसे फर्स्ट है लाइकन, टाइगर एंड पेरिग्रीन फैल्कॉन्स। तो आपका इंडिकेटर स्पीसीज कौन सा है, करेक्ट आंसर बताना। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है। पहले इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। कल भी मैंने बताया था कि आप मतलब जैसे आइडिया लगा सकते हैं कि खारे पानी में एलिगेटर रहता है, तो वो इंडिकेट करता है कि जहाँ पे खारा पानी होगा, मान लो सलाइन वाटर होगा, तो वहीं पे आपको एलिगेटर मिलेगा, ना कि क्रोकोडाइल मिलेगा। तो उससे से क्या है, वो स्पेसिस इंडिकेट करता है कि ये इस टाइप के इकोसिस्टम में ऐसा एनिमल मिलेगा। उसको देखा, आप डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंडिकेटर स्पीसीज ए स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज chosen as a indicator or proxy for the state of the an ecosystem or certain process within the that ecosystem। कोई प्रोसेस के लिए वो इंडिकेट किया जाता है, या पर्टिकुलर हैबिटेट का वो एक मान लो कि ये रहता है कि इस हैबिटेट में यही मिलेगा इकोसिस्टम में ये चीज़ें। जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, क्रे फिश एज ए इंडिकेटर ऑफ द फ्रेश वाटर। जैसे क्रे फिश है, आपकी फ्रेश वाटर में ही मिलेगी, ये इंडिकेट करता है कि फ्रेश वाटर होगा वहाँ पे क्रे फिश मिलेगी, तभी तो इसको इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं। कोराल हैं, जैसे कोराल एज ए कोराल आपने देखा होगा पिक्चर में भी, मूवियों में भी, जो आदमी स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं, नीचे नीचे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको कोराल्स बोलते हैं। कोराल्स एज ए इंडिकेटर ऑफ द मराइन प्रोसेस सच एज सिल्टेशन, सी वाटर राइज और सी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। समुद्र का अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, या सी वाटर राइज होता है, या सिल्टेशन होता है वहाँ पे, तो उस प्रोसेस के वजह से आपके कोराल्स पैदा हो जाते हैं। वो पेरिग्रीन फैल्कन्स एज ए इंडिकेटर ऑफ द पेस्टिसाइड्स लोड, एज लाइकन्स कैन बी यूज एज एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन्स क्या है, आपका एयर पोल्यूशन हो रखा है तो वहाँ पे होंगे। या पेरिग्रीन फैल्कन्स हैं जो आपके पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे आपने पेस्टिसाइड यूज कर रखे हैं वहाँ पे होंगे, स्पेशली ऑफ फॉर दी कंसनट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। लाइकन्स जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो एटमोसफेयर में वहाँ भी हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टाइगर क्या है, प्रीडेटर है, वो अपेक्स मान लो शिकारी है, प्रीडेटर है टाइगर, और विच इज इन द अपेक्स फूड चेन एंड कीप्स द पोल्यूटेटिंग ऑफ द वाइल्ड अनगुलेट्स। अनगुलेट्स होता है जो शाकाहारी वाइल्ड रहते हैं, जो बिल्कुल हर्ब खाते हैं, इन चेक। मतलब जैसे आपका हिरन ज़्यादा मात्रा में होगा तो उनको चेक रखेगा, तो इसलिए क्या कहते हैं, इनको वेजिटेशन पे खतरा नहीं आने देगा, वो हिरन को खाता रहेगा, इसलिए की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। इसलिए प्रीडेटर को की स्पीसीज की स्टोन बोलते हैं। मान लो उसके हटाने से, की स्टोन के कल भी मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर उसके हटाने से आपका इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको की स्टोन बोलते हैं, ना कि इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं। इंडिकेटर तो बोलते हैं जैसे क्राई फिश आपके फ्रेश वाटर में होती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ और आपको ये बिल्कुल पेड कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यस, मेरा भी पर्सनल मोटो है कि मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और मैं डे बाय डे रिजल्ट फील कर रहा हूँ। वही स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो करोगे तो लंबे टाइम तक चीज़ों को याद कर पाओगे और आप ज़रूर सक्सेस होगे कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में, और स्पेशली क्लास 1 जॉब के लिए और क्लास 2 जॉब के लिए, और वन लाइनर आपके क्लास 3 जॉब के लिए भी इसमें से बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है नाइट्रेट, ब्लू बेबी स्ट्रोम। क्या नाइट्रेट की पोल्यूटेंट है और डिजीज़ है। ये नाइट्रेट क्या पोल्यूटेंट है, इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फूट डिजीज़ हो जाती है क्या। कॉटन की वजह से बायोसिनोसिस हो जाता है क्या। और लुकेमेनिया की बेंजीन वेपर से क्या लुकेमिया हो सकता है क्या। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर वेयर द स्किन ऑफ ए बेबी टर्न्स ब्लू। मतलब एक छोटे बच्चे की स्किन ब्लू टर्न हो जाती है, ब्लू बिल्कुल नीला पड़ जाता है। नोन एज द इन्फेंट मैथोग्लोबिनेमिया, मैथमोग्लोबिनेमिया बोलते हैं, या आप इसको याद रख सकते हैं मैथमोग्लोबिनेमिया, मैथमोग्लोबिनेमिया।
वाटर, ये साइंटिफिक नेम है इसका, इन्फेंट मैथोग्लोबिनेमिया। वाटर कंटामिनेटेड विद द नाइट्रेट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज द ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगर मान लो आपका नाइट्रेट्स पानी में रहेंगे तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। और सेकंड है ब्लैक फुट डिजीज़, काले पैर पड़ गए तो इज ए सीरीज ऑफ द पेरिफेरियल वेस्कुलर डिजीज़, मतलब आपकी वेस्कुलर होते हैं, जो आपकी वेसल्स रहती हैं, आपकी नसें रहती हैं, दैट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू द ब्लड वेसल इन द लोअर लिम्स, आपके नीचे के अंगों में जो ज़्यादा ब्लड वेसल की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव गैंग्रीन हो जाता है। वही मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी में बिल्कुल ही ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, उसको गैंग्रीन बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दी आर्सेनिक को रिलेटेड विद दी, अगर आपका पानी में आर्सेनिक रहता है तभी बोलते हैं ना कि ये जो पानी में हम आरओ यूज़ करते हैं, आर्सेनिक अगर पानी में ज़्यादा रहेगा तो आपको गैंग्रीन या ब्लैक फुट डिजीज होने के खतरे रहते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि आजकल प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे जो है क्या है, हमारी भूमि में, हमें अर्थ में, ये पानी में जो वाटर टेबल बोलते हैं उसमें ये जा रहे हैं आर्सेनिक वगैरह या नाइट्रेट्स वगैरह, ये जा रहे हैं प्लास्टिक यूज़ करने से। इसलिए हम पॉलीथीन यूज़ करने के लिए मना करते हैं। बायोसिनोसिस इज अ रेयर लंग डिजीज़, ये फेफड़ों की डिजीज़ है बायोसिनोसिस। इनहेलिंग हेम्प आपका भांग, फ्लैक्स, सन एंड कॉटन पार्टिकल, भांग या आपका सन है जिससे रस्सी बनती है, या कॉटन पार्टिकल आप इनहेल करते हो, सांस के थ्रू अपने ले जाते हो, बायोसिनोसिस हो जाता है। इट्स समटाइम्स रेफर टू एज ए ब्राउन लंग डिजीज़, आपके लंग भूरे कलर के हो जाते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द ऑक्यूपेशनल एस्थमा, इस फील्ड में जो काम करते हैं उनको एस्थमा बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल व्यवसाय से। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ये ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया, यूजुअली एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ द बेंजीन वेपर्स थ्रू इनहेलेशन, अगर आप सांस के थ्रू बेंजीन को इनहेल करते हो तो इससे आपके ल्यूकेमिया बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87th क्वेश्चन, with reference to the special climate change fund which of the following statements is or are correct। स्पेशल क्लाइमेट चेंज के फंड के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, जो पेरिस 2001 में बना था आपका, और उसका पेरिस क्लाइमेट COP 2015 में हुई थी, जिससे ही हम इंटरनेशनल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, कार्बन एमिशन कम करने के कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, आपको टिप्स पे हो जाएंगी, और मैं कहता हूँ आप इतने बार चीज़ों को रिपीट कर लोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा UPSC से रिलेटेड डाटा, जो भी फ्री में, तो आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द मिटिगेशन, क्या इसके थ्रू ये एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, क्या एडमिनिस्टर किया गया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड, सी दोनों ठीक है, डी दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इसको बोलते हैं SCCF, क्लाइमेट चेंज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड वाज एस्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2001 to finance project relating to the adoption and technology transfer, hence mitigation is not one of its focus area। मतलब मिटिगेशन कम करना इसका फोकस एरिया नहीं था, बट ये इसके अंदर स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के द्वारा एडमिन का काम संभाला जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हिमालय तेराई फॉरेस्ट इन इंडिया। आपको चीज़ें मैप से भी बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे माउंटेन हिल्स आपका हिमालय है, उसके पीछे आपका हिल एरिया, पहले माउंटेन्स फिर हिल एरिया कम ऊंचाई पे, फिर थर्ड तेराई रीजन आती है आपकी, जो यूपी के पास एरिया है या नेपाल इधर बॉर्डर पे है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट फॉर्म्स द मोस्ट लिमिट ऑफ द हिमालय तेराई फॉरेस्ट इंडिया। क्या ये जो इसकी हिमालय की तराई एरिया का ईस्टर्न मोस्ट एरिया में रहती है ये चीज़, जो जगह का स्पेसिफिकेशन बताया गया है। द गंडक रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के बारे में बात की कि गंडक रिवर उसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। एंड थर्ड वन है बार्किंग डियर एंड फ्लाइंग स्क्विरल, स्क्विरल होता है गिलहरी, और बार्किंग डियर आपका भौंकने वाला
जो डियर रहता है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं ये एनिमल। तो कौन से टाइगर रिजर्व के बारे में बात की गई है? ए है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सी है बक्सा टाइगर रिजर्व, डी है पलामू टाइगर रिजर्व। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका ए आंसर करेक्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसका आंसर, जिसकी गंडक रिवर वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि वेस्टर्न बाउंड्री। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द लिमिट ऑफ द हिमालय तेराई फॉरेस्ट इन द इंडिया। जो ईस्टर्न पार्ट है आपका तेराई बेल्ट का, उसके वहाँ पे ये मिलता है आपको, ये बिहार के एरिया के आसपास मिलेगा, तेराई फॉरेस्ट इन द इंडिया। द गंडक रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री। इस जो टाइगर रिजर्व की वेस्टर्न बाउंड्री गंडक रिवर बनाती है ऑफ द टाइगर रिजर्व। बार्किंग डियर, सांभर एंड फ्लाइंग स्क्विल्स आर द इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ द टाइगर रिजर्व। और आपकी सुविधा के लिए मैंने ये मैप भी लगा दिया है। ये आपका यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये, और ये ऐसे दिखता है। और आपकी ईस्ट साइड ये होगी, वेस्ट साइड यहाँ से गंडक रिवर जाती है, ये बाउंड्री बनाती है, ये बिहार के एरिया में है। तो आपको अब ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसका। बी आंसर इसका इनकरेक्ट है। बाकी इनके बारे में भी पता कर लेते हैं। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है आपका, पूरा ये क्लियर हो जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बहरीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। लखीमपुर खेरी बिल्कुल आपके ये नेपाल भूटान बॉर्डर पे है, भूटान बॉर्डर पे है। तो इससे ही जैसे लखीमपुर खेरी बोलते हैं, बहरीच डिस्ट्रिक्ट है, जो बहरीच डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ पे ये मिलता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन दी वेस्ट ऑफ द तेराई रीजन एंड गंडक रिवर। गंडक ये आपका ईस्ट में है, तो ये वेस्ट में है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दिस द गंडक रिवर कैन नॉट फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द, तो ये वेस्ट में होगा, तो गंडक रिवर इसके ईस्ट से जाती है ना कि वेस्ट से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बक्सा टाइगर रिजर्व, आपको पता ही होगा कि बक्सर की लड़ाई है, तो आपको ये बंगाल से भी रिलेटेड है। बंगाल में आपका ये फुट हिल लोअर हिमालय में द गंडक रिवर डज नॉट फॉर्म द बाउंड्री। तो बक्सा आप नाम से ही पहचान सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में रहेगा। और डी पलामू टाइगर रिजर्व, ये झारखंड में है पलामू। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेटला नेशनल पार्क एंड पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ नॉट द तेराई रीजन, तेराई रीजन में नहीं है, झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑनरिंग द हॉनेस्ट प्लेटफॉर्म। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्लेटफॉर्म एम्स टू एलिमिनेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर। जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो आपका ईमानदार है उसको सम्मान देना चाहिए, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। क्या ये प्लेटफॉर्म है एलिमिनेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स ऑफिसर। अभी बहुत सारे केस आए कि जो एक सीसीडी के मालिक हैं वो भी अपने नदी में सुसाइड कर लिया था। उसके बाद क्या डिसाइड किया गया, बहुत सारे केस आने के बाद कि इनकम टैक्स ऑफिशियल हैं, उनकी जो बंदों को पेस्टर कर रहे हैं या दिक्कत है, तो उसको ही कम करने के लिए इनिशिएटिव आया था। क्या ये टैक्स पेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच में डायरेक्ट क्या है कॉन्टैक्ट नहीं रहना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट है टैक्स पेयर पेइंग द टैक्स ऑन द टाइम विल बी गिवन द रिबेट। रिबेट होता है वापस करना, ऑन पेड टैक्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या उनको पैसे वापस मिल जाएंगे, क्या कुछ रिबेट हो जाएगा। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर करेक्ट ए है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि जो ऑफिशियल का है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट न रहे, इसी को ही बोलते हैं ऑनरिंग दी ऑनेस्ट। जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनको ऑनर सम्मान देने के लिए टू मूव इज क्या द प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ऑनर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर। दिस मूव्स एम एट ईजिंग कॉम्प्लाइंस एंड एक्सपीडिंग रिफंड्स। जैसे आप ITR रिफंड्स करते हैं, इनकम टैक्स रिफंड फाइल करते हैं, तो जल्दी से आपके आ जाए। ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए रेफरेंस है या ऑनर है, सम्मान है। द न्यू प्लेटफॉर्म एम टू बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द टैक्स पेयर, डिक्रीजिंग द फियर एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन प्रोसेस। हम कई बार टैक्स से रिलेटेड प्रोसेस में फियर अप्रेंशन में रहते हैं कि हमारा कुछ गड़बड़ कर देंगे टैक्स वाले। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये फेसलेस असेसमेंट है, उनका कॉन्टैक्ट नहीं रहता टैक्स देने वाले का और टैक्स ऑफिसर का, और ऐसा कोई रिबेट का कोई इसमें प्रोविजन नहीं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन। रिगार्डिंग द कन्वेंशन नंबर 182 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द रिसेंटली इन द न्यूज़ में ILO का 182वां कन्वेंशन था, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। इट हैज़ द बिकम फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड ओवर एवर टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। मतलब जो यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड ने इसको रेटिफिकेशन दिया है, तो ये पहला ऐसा इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है क्या
सेकेंड है इट कॉल्स फॉर द प्रोविजन एंड एलिमिनेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द बॉन्डेड लेबर। जो बॉन्डेड लेबर है उनका एलिमिनेशन, क्या प्रैक्टिस उनको बंद करने के लिए है। करेक्ट आंसर बताइए। बॉन्डेड लेबर होता बंधुआ मजदूर। इसका ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक है और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो रिसेंटली टोंगा ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है, उसने फॉर्मली रेटिफाई किया ILO कन्वेंशन 182। पहले ये क्या होता था, कन्वेंशन आते थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, बट सब रेटिफाई नहीं करते थे। अब ये सब ने रेटिफाई कर दिया गया 182। दिस मार्क द हिस्टोरिक इवेंट है ये। इट इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन फॉर एन इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन टू बी रेटिफाइड बाय द ऑल मेंबर स्टेट्स। ILO के जितने भी मेंबर है सब ने रेटिफाई कर दिया है, मतलब उसको मान्यता दे दी है अपने अपने एरिया में। दिस मार्क्स द फर्स्ट यूनिवर्सल रेटिफिकेशन ऑफ द ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये बॉन्डेड लेबर के बारे में बात नहीं की गई है, इसमें बात किया गया चाइल्ड लेबर के बारे में, कन्वेंशन नंबर 182। और टोंगा आपका मैप में यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के पास आइलैंड है। और फ्रेंड्स ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। बाकी आप क्या है, मैप को जरूर देखो आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो, कोई भी स्टेट PCS के या UPSC के। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। एंड फ्रेंड्स दैट्स all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends. Bye.